तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अवतार सीरीज 2.0 का क्लास 12 के बारे में, जो नवीन सर द्वारा लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपको बहुत जल्दी रिवीजन करने के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ है, तो कुछ ऊंची चोटियाँ है किस राज्य के, उसके बारे में समझेंगे। और बुक है, बुक के बारे में समझेंगे, उसके लेखक कौन है। और दिल्ली संतलन में जो विशेष अधिकारी थे उसको किस नाम पे जानते थे, उसके बारे में समझेंगे। और काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बारे में समझेंगे। ईरान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको समझेंगे। तो दोस्तों और लास्ट में आपको ये रिवीजन कराने के बाद आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप देखते हैं कि कितने शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आप अगर जवाब देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने दोनों जवाब दिए क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली है। मतलब जो ठुमरी नृत्य है वो किसका मतलब किससे संबंधित रखती है। ये कथक से है। किससे संबंधित है, तो कथक है। कथक के मुख्य घराना को देखते हैं, जो कथक है इसके मुख्य घराना देखते हैं। तो ये पटियाला घराना किससे संबंधित है, तो कथक से ही संबंधित है। बनारस घराना और लखनऊ घराना ये जो है किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। अच्छा, बनारस घराने से आप बताइए, एक नाम बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए, पुरुष शैली, पूरब शैली, पंजाब शैली, ये इसका संबंध भी किससे है, तो इसका संबंध भी कथक से है। पूरब शैली और पंजाब शैली का संबंध कथक से ही है। अब देखिए कथक का प्रमुख कलाकार, जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं उनको बारे में कुछ समझते हैं। अब देखिए गिरिजा देवी जो किससे संबंधित है, कथक से है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, तो ठुमरी की रानी कहते हैं। ये ठुमरी डांस ऊपर आप देखिए उसके क्या कहते हैं, इसको रानी कहते हैं। अब देखिए बेगम अख्तर का भी संबंध कथक से ही है। किससे, तो कथक से है। शोभा गुट्टू है, इसका संबंध भी कथक से है। निर्मला देवी, इसका संबंध भी कथक से ही। अब देखिए चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो चरी नामक लोक नृत्य है इसको किस महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब किस जनजाति के महिलाओं द्वारा इसको किया जाता है। तो ये किया जाता है गुर्जर जनजाति के द्वारा। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में इसको आयोजित किया जाता है। अब देखिए राजस्थान के डांस और वहाँ के किस जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, इस डांस को, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए मोरिया भानदल ये डांस है, और इस डांस को किस जनजाति मनाती है, तो यह गरसिया जनजाति मनाती है। इसको कौन सी जनजाति, गरसिया जनजाति। गिर नृत्य को कौन सी जनजाति मनाती है, इसको भील जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसको भील जनजाति मनाती है। अब देखिए रतवई नृत्य को मेवाती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। परिहाड़ी, कालबेलिया, शंकरिया, इसको कालबेलिया जनजाति मनाती है। कालबेलिया जनजाति। अब कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसको यूनेस्को में शामिल हुआ है। ये किस में शामिल हुआ, यूनेस्को में। और इसको गुलाबो सपेरा का संबंध भी किससे है, तो कालबेलिया से है। अब देखिए कर्नाटक वाद्य यंत्र, रंजना स्वामीनाथन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जो कर्नाटक वाद्य यंत्र बजाती हैं और इसका संबंध किस वाद्य यंत्र ये बजाती हैं, तो ये बजाती है मृगदम से एक और नाम बताइए, आप बताइए। तो देखिए उमियापुरम के शिवरामन, इसका संबंध में मृगदम से है। आप मृगदम से एक नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब आगे देखते हैं एन.आर. मुरलीधर है, इसका संबंध वायलिन से है। ये क्या बजाते हैं, तो ये वायलिन बजाते हैं। अब देखिए पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो यह बांसुरी से संबंधित है। लालमणि मिश्र किससे बजाते हैं, तो ये वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो वीणा बजाते हैं। दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो दौल उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, मुख्यतः तौर पर तो यह असम में मनाया जाता है, लेकिन इसको और भी राज्य में मनाते हैं। तो इसको बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इसको दौल या डोल नृत्य भी कह सकते हैं। डोल नृत्य इसको कब मनाया जाता है, देखिए जब होली आता है ना, इसे डोल या दौल नृत्य को तो होली से एक दिन पहले इसको मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो होली से एक दिन पहले मनाते हैं। अब देखिए रोंगकर, बिहू, मिफी, अम्बुबाची, मांजुली, बैखो, ये सब जो मेला है या इसको कहाँ मनाते हैं, तो इसको असम मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, तो असम के। रोंगकर भी असम, बिहू भी असम, मिफी इसको भी असम में। अम्बुबाची का मेला कहाँ मनाते हैं, तो असम में। मांजुली को असम में, बैखो असम में। आप मांजुली को ऐसे भी याद कर सकते हैं, मांजुली द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और कहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी अधिकतर बहती है, तो असम में। ठीक है, अब देखिए अब कुछ बुक को देख लेते हैं। तो ये बुक ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये जो बुक है ये किसकी बुक है, तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक है। क्या नाम है इसका, तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अब देखिए
राइडलेस इन हिंदुस्तान, राइडलेस इन हिंदुस्तान और रनाडे गांधी एंड जिन्ना, ये किसकी बुक है? तो अम्बेडकर की बुक है। किसकी है? तो बी आर अम्बेडकर जी की बुक है। अब देखिए इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी बुक है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? ऐसे पूछेगा बुक क्वेश्चन, तो यह बी आर अम्बेडकर का। अब देखिए नेहरू जी द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसको बारे में देखते हैं। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है? तो जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी है? तो नेहरू जी की है। द यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो नेहरू जी की। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेहरू जी की कार्यकाल प्रधानमंत्री का कब से कब तक था। अब देखिए पनामा जल संधि, ये मतलब जो पनामा नहर है ये किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक जल संधि, ये जो पाक जल संधि है कहाँ किस किस देश के बीच है? तो ये देश के बीच है भारत और श्रीलंका के बीच है। लेकिन अब राज्य देख लेते हैं तो तमिलनाडु मतलब इसके बीच में है, और अमेरिका का श्रीलंका का जो है वो नॉर्थ श्रीलंका। ठीक है, ये जो पाक जल संधि है इसकी लंबाई कितनी है? ये 136 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 136 किलोमीटर लंबा। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में इसमें किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र पर इसको बल दिया गया है। तो इसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। किसका? तो उद्योग का। अब देखिए उद्योग का बढ़ावा दिया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1958 में। अच्छा, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक थी? तो 1956 से 1961 के बीच में। यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है लेकिन यहाँ पर 61 होगा। क्या होगा? तो 61 होगा। एक सेकंड दोस्तों सुधार देते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 61 होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं पीसी महालनोबिस, ये क्या है? तो ये जो इसके मॉडल तैयार था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। और देखिए ये मॉडल कब तैयार हुआ, मतलब ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो 1953 में ही इस मॉडल को तैयार कर दिया गया था। इसके जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थे इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो यूटी कृष्णामाचारी थे। इसमें जो बजट दिया गया था इस योजना के लिए, इसे कितना दिया था? 4800 करोड़ दिया गया था। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो यंत्र मतलब संयंत्र स्थापित किए गए वो किस राज्य में और किसके सहायता से किया गया उसको देखते हैं। देखिए भिलाई संयंत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, और इसको रसिया के सहयोग से बनाया गया था। हमारा भलाई कौन करता है? तो रसिया करता है, ऐसे याद रखिएगा। दुर्गापुर संयंत्र यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, और इसके ब्रिटेन के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से इसको बनाया गया था। राउरकेला का संबंध किसके है? तो ओडिशा से है, और जर्मनी के सहयोग से इसको बनाया गया था। अब देखिए खरीफ फसल जो होती है इसका जो मतलब इसको कब बोई जाती है? खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो जुलाई के महीने में बोया जाता है। कब? जुलाई में बोया जाता है इसको। इसमें कौन कौन सी फसल आती है खरीफ में उसको देखते हैं। तो मक्का, जवार, बाजरा, सोयाबीन, नूर, दाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर दाल जो है ये मतलब खरीफ और रबी दोनों में बनाई जाती है, किसकी बोई जाती है, क्योंकि दाल कई प्रकार की दालें होती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार जो है उससे सबसे ऊंची चोटी जो कौन है? तो देखिए सैंडल पीक, और यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? सैंडल जो पीक है इसका ऊंचाई कितना है? तो 732 मीटर। अब देखिए फोंगपुई, ये कहाँ का सबसे ऊंची चोटी है? तो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो फोंगपुई। कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी कहाँ के? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। माउंट हैरियट यह दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों ये तो पूरा जो सैंडल पीक था ये पूरा अंडमान निकोबार का था, लेकिन जब उसमें जो द्वीप है उसके ऊंची चोटी को भी देख लेते हैं। तो देखिए दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट हैरियट है, जो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 365 मीटर है। अब देखिए माउंट जो थुलियर है यह ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? तो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। किसी अपराधी को दंड की क्षमा करने का परिलंबित करने, देखिए किसी अपराधी को दंड को क्षमा करने या परिलंबित करने या कम करने का शक्ति किसके पास है? मतलब कोई दंड कर दिया उसको सजा सुना देगा, मतलब उस सजा को रोक सकना या माफ कर देना, या सजा का मान लीजिए कि टाइम है 5 साल के लिए जेल में रहने के लिए, उसको 3 साल भी कर सकता है। वो कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए किस आर्टिकल के तहत, मतलब किस आर्टिकल में उल्लेख है कि मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं किसी अपराधी को, तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर सकते हैं। और देखिए इस राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। किसी का मतलब मृत्यु दंड भी हो गया है तो उसको भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। अब देखिए राज्यपाल, यही शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड को माफ राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखिए राज्यपाल क्षमादान किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो आर्टिकल 161 के तहत माफ कर सकता है। अब देखिए कोर्ट मार्शल मतलब क्या होता है, तो सेना न्यायालय, मतलब सेना द्वारा जो बनाया गया कानून उसको कहते हैं। तो सेना न्यायालय अधिनियम कब आया था, जो 1950 में आया था। कब आया था, तो 1950 में आया था। अब देखिए भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी किस आर्टिकल के तहत। जो भी कार्यालय होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 77 के तहत। अब देखिए संसद के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए जो संसद है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो यह संसद है 79, किस आर्टिकल के तहत 79। और देखिए अगर संसद का सदन पूछ देगा तो इसमें सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किसमें, तो आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का आर्टिकल 81 में। अब देखिए इसका, लेकिन जब संसद का अंक पूछ देगा कि संसद का अंक कितना है, तो संसद का अंक हो जाएगा 3, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का क्या होता है, तो अंग होता है, और लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही है। अब देखिए आपको याद करने का ट्रिक कैसे कहते हैं, संसद पूछेगा तो सरला, देखिए सरला आपको याद रखना है ट्रिक एक। 1 सेकंड दोस्तों, देखिए सरला का, तो सरला तो स से होगा संसद, और र से होगा राज्यसभा, और ल से होगा लोकसभा। तो देखिए सीधा यहाँ पे 69, 69 और 80, 69, 79, 80 और 81। ठीक है। अब देखिए ये आपको याद कर लेना है ऐसे। अब आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य किन नदियों से घिरा हुआ था, जो मगध साम्राज्य है यह किन नदियों से घिरा हुआ था, तो यह घिरा हुआ था गंगा और सोन नदी से। किसे, तो गंगा और सोन नदी से मगध। इसके बारे में देखते हैं कुछ। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। कौन थे, बृहद्रथ। और इसकी राजधानी जो थी वो पहले राजगिरी थी, उसके बाद गिरिब्रज बनाया गया, उसके बाद पाटलिपुत्र बनाया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले जो राजधानी तो बदलती रहती थी, आप किसी भी साम्राज्य का देख लीजिए तो राजधानी बदलती रहती है लगभग। देखिए दिल्ली सल्तनत में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम को क्या कहते हैं, तो बगदान कहते हैं। बगदान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, तो बगदान के रूप में। अब देखते हैं मतलब जो दिल्ली सल्तनत था उस टाइम जो अधिकारियों का नाम था वो किस नाम से जानते थे। तो अब देखिए भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी को क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो कहते हैं आमिल। क्या कहते हैं, तो आमिल कहते हैं। अब देखिए न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, तो न्याय विभाग का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते थे, तो उसको दीवाने कंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवाने कंजा। शाही पत्राचार का प्रमुख कौन होता था, तो उसका नाम क्या था, तो दीवाने इंसा। क्या था, दीवाने इंसा। विदेशी मामले के लिए जो प्रमुख था उसको क्या कहते हैं, तो दीवाने रिसालत। क्या कहते हैं, तो दीवाने रिसालत कहते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख को दीवाने आरिज कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवाने आरिज। धर्म विभाग का प्रमुख उसको क्या कहते हैं, तो सदर उस सादुर कहते हैं। क्या कहते हैं, सदर उस सादुर। अब देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन यह कब हुआ था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इस जो ट्रेन जा रही थी उस ट्रेन का नाम क्या था, तो 8 डाउन ट्रेन थे। कहा था 8 डाउन ट्रेन, और इसका नाम था, अब देखिए इसमें 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। और देखिए इसमें क्या क्या मतलब, इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इनको मौत की सजा सुनाई गई, और इनके साथ साथ फांसी दी गई किनको, तो अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन सबों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद धूमिल हो जाती है। मतलब कौन सी धातु है जो मतलब बाहर निकलते ही हवा के संपर्क में आते में क्या होती है, तो धूमिल हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। तो ये है सोडियम। अब देखिए सोडियम के कुछ विशेषता को समझते हैं। देखिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। पूछेगा आपके मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व को रखते हैं, इसको रखते हैं, धातु को रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। और इसको चाकू से काटा जा सकता है। ये इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। किसे, तो चाकू से भी काट सकते हैं। जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये जो सोडियम है इसका खोज किसने किया था, खोजकर्ता कौन है, तो हम्फ्री डेवी इसके खोजकर्ता है। अब देखिए आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतर के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होता है रेटिना। रेटिना मस्तिष्क का संदेश देता है। रेटिना जो है किसको संदेश देता है, तो मस्तिष्क को संदेश देता है। हेड काउंट
अनुपात का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। जो हैंड काउंट है इसको किसके मतलब मापने के लिए किया जाता है, तो यह व्यक्तियों की संख्या के गरीबी मापने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं, गरीबी मापने के लिए। अब देखिए, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया, तो ये था ईरान से। अब देखिए, ईरान के बारे में कुछ समझते हैं विशेष बातें को। इसकी राजधानी जो है तेहरान है। क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, तेहरान है। और इसका जो मुद्रा का नाम क्या है, टोमान है। इसकी मुद्रा टोमान है। और इसके पीएम कौन है, तो इब्राहिम रईसी है। कौन है, तो इब्राहिम रईसी इसके प्रधानमंत्री है। अब देखिए, नूर 3 जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया था किसने, तो ईरान ने ही लॉन्च किया था। एशियो का नवीनतम सदस्य। अब आप लोग बताइएगा कि एशियो का स्थापना कब हुआ था, संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इसने किया है। किसने, ईरान ने क्या किया है, तो खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और मुजाहिन 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। मुजाहिन 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। अब देखिए, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्ट लर्निंग द पीस अवार्ड दिया गया, इसे दिया सलमान रश्दी। अब देखिए दोस्तों, सलमान रश्दी है, इसको दिया गया। अब देखिए, वाइल्ड लाइट फोटोग्राफी ऑफ द एयर, ये अवार्ड किसको मिला है, तो बिहान तिलैया को मिला है। किसे, बिहान तिलैया को। रोहिणी नयर अवार्ड 2023, यह किसको दिया गया है, तो दीनानाथ राजपूत को। किसको, दीनानाथ राजपूत को। नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023, यह किसको दिया गया है, तो स्वाति नायक को। किसको, स्वाति नायक को। 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023, यह किसको दिया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसको, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अब देखिए, हाल ही में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। मत्स्य सम्मेलन मतलब कि मछली सम्मेलन का, तो अहमदाबाद में। अब देखिए, भारत मछली उत्पादन में पूरे विश्व में 3रा स्थान पर है और 8% वैश्विक उत्पादन करता है। ठीक है। अब देखिए, विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर, कब, 21 नवंबर। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023। अब देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन था। पहलका ऑस्ट्रेलिया ओपन का स्थापना 1905 में। कौन जीता है, पुरुष एकल विजेता कौन है, तो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविक, जो कहाँ का रहने वाले हैं, तो सर्बिया का रहने वाले हैं। उप विजेता स्टेफनोस सितसिवास, ये कहाँ का है, तो ग्रीस का है। कहाँ का है, तो ग्रीस का रहने वाला, ये उप विजेता बना है। महिला एकल का कौन जीती है, तो एरिना सबलेंका। कौन है, एरिना सबलेंका, ये है बेलारूस की। और उप विजेता कौन है, तो एरेना साइबकिल्ला, ये तजाकिस्तान की है। मिश्रित जो युगल है उसको विजेता कौन है, तो लुइसा स्टेफनी, ये कहाँ का है, तो ब्राजील के। और राफेल मोटास, ये ब्राजील का। और उप विजेता जो है वो कौन है, तो सानिया मिर्जा, जो भारत की है। और रोहन बोपन्ना, ये भी भारत के हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में समझते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1891 में। अब देखिए, इसको विजेता कौन है, तो इसका फ्रेंच से पुरुष एकल विजेता तो नोवाक जोकोविच है। और उप विजेता कौन है, तो कैस्पर रूड, कहाँ का रहने वाला है, तो नॉर्वेजियन है। अब देखिए, महिला एकल का किताब किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली है, तो पोलैंड की। और उप विजेता कौन है, तो कैरोलिया मुचोवा, और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। कैरोलिया मुचोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है। विमंडल ओपन, इसको देखते हैं 2023 में। इसके पुरुष एकल विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज है। और इसका उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है नोवाक जोकोविच। क्या है, तो नोवाक जोकोविच। महिला एकल को कौन है, तो मार्केंडा बोद्रोसेवा। मार्केंडा बोद्रोसेवा कहाँ का है, तो ये है चेक गणराज्य की। और उप विजेता कौन है, तो ओन्स जेब्यूटर, कहाँ का है, तो ये ट्यूनिसिया का है। अब देखिए, यूएस ओपन को देखते हैं 2023 में कौन जीता है। तो पुरुष एकल का किताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जीता है। और उप विजेता कौन है, तो डेनियल मेदवेदर, रूस का है। अब देखिए, महिला एकल किताब किसने जीता है, तो कोको गोफ, ये कहाँ का रहने वाला है, तो अमेरिका का रहने वाला है। और एरिना सेवेलेंका इसका उप विजेता है। और बेलारूस में महिला एकल में। अब देखिए, पुरुष युगल में जो विजेता है वो कौन है, तो राजीव राम, ये कहाँ का रहने वाले हैं, तो यूएसए के। अब देखिए, जो सेली सवरी, ये कहाँ के हैं, सेल सवरी, ये कहाँ का है, तो ब्रिटेन के विजेता में। और उप विजेता कौन कौन से हैं, तो रोहन बोपन्ना भारत का है। और मैथ्यू एवडेन
मैथ्यू एवडेन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, और हाँ दोस्तों 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे कि पूछेंगे उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है आपको समझाए भीतर बहुत अच्छे से, वो बताइएगा कि कब हुआ था। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। आप अगर आप बताते हैं तो आप फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस करके जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हो गई और याद होगा एक साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।